हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th लाइट में हम लोग सबसे पहले अभी तक जो भी लेक्चर कवर किए हैं आप उनको रिवाइज कर लीजिए। देन लेक्चर नंबर 3 में हम लोग आज पढ़ेंगे व्हाट इज़ पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे ही सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है मिरर क्या होते हैं, लाइट के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइट क्या होती हैं, कितने टाइप्स के मिरर होते हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है। ठीक है, तो लास्ट 2 लेक्चर आप लोग अच्छे से देख लीजिए और आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज देखते हैं व्हाट इज़ पोल। ओके, नाउ आपको सामने एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में 2 मिरर हैं, एक कॉन्केव मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो आइए देखते हैं, इसमें कॉन्केव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों को हमने साथ में ही ड्रॉ कर दिया है और उसमें हम लोग समझेंगे कि सारी चीज़ें कैसे मेंशन की गई हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, अगर हम देखें ध्यान से तो द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब क्या है, देखिए डायग्राम में सबसे पहले आपको बता दें कि पोल कहाँ पे है। डायग्राम में पोल ये है, फोकस ये है और सेंटर ये है। इस डायग्राम में अगर यहाँ से हम ब्रेक कर दें तो ये दोनों अलग अलग डायग्राम है, समझिएगा। हमने दोनों को साथ में बना दिया है ताकि दोनों के चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉन्केव मिरर है। जब भी हम कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो इसमें पोल ये होता है, फोकस ये होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है। यहाँ पे पोल ये है, फोकस ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। ठीक है, दोनों में आप समझ लीजिए। अब बात आती है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस की। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, यहाँ पे ये लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, वही लाइन सेम इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक पास हो रही है, तो डिफिनीशन में ही लिखा हुआ है पोल द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है, ये है, और पोल ये है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है वो क्या होती है, वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली इस डायग्राम में देख लीजिए, इस डायग्राम में सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, दोनों लाइन को ज्वाइन करती है, मतलब उस लाइन को ज्वाइंट होते हुए निकल जाती है कोई लाइन, वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। राइट, तो प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट इज पोल। पोल क्या होता है, तो पोल ये है। ठीक है, पी फॉर पोल। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। मतलब यहाँ पे आपके पास जो मिरर क्या है, यहाँ पे स्फीयर की बात नहीं कर रहा है, स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मिरर आपके पास है तो मिरर का कितना पोर्शन आपके पास है, इतना पोर्शन है, कोई कट कर लिया गया, बड़े से स्फीयर में से इतना पोर्शन हमने कट कर लिया। तो इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, मतलब इनके दोनों के बीच में। तो वो जो सेंटर होगा वो क्या होता है, वो स्फीयर का एक पोल होता है। ठीक है, मिरर का पोल होता है। स्फीयर का सेंटर कहाँ पे है, स्फीयर का सेंटर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अभी उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे बात आती है द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, और ये प्रिंसिपल एक्सिस को हम पी ए भी लिख देते हैं क्योंकि पी ए प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पोल क्या होता है। पोल की बात हम आते हैं अपर्चर। व्हाट इज अपर्चर। अपर्चर का मतलब ये होता है कि जितना बड़ा आपका, जितना फोकस, जितना उसका एक तरह से फेस है, किसका, मिरर का फेस कितना बड़ा है, कितना उसकी लेंथ है, उसकी बात करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अपर्चर। एम और एम एन, एम से एन तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम अपर्चर बोलते हैं। मतलब कितनी रे को ये इंक्लूड कर सकता है, कितनी रे इसके अंदर इंसिडेंट हो सकती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब जो ये स्फेरिकल मिरर आया है उसका इफेक्टिव डायमीटर जो होता है वही क्या कहलाता है, वो होता है अपर्चर। और अपर्चर को हम किससे डिनोट करेंगे, एम एन से डिनोट करेंगे, जो यहाँ पे है एम एन। ठीक है, ये पूरा अपर्चर है। अब बात आती है सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सेंटर ऑफ द कर्वेचर का मतलब इस कर्वेचर का सेंटर क्या होगा, तो उसको हम सी से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम कह सकते हैं इट इज़ द सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास स्फीयर। लाइक दैट आपके पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल है, वो हॉलो भी होता है। अगर उससे एक फेस कट कर लिया जाए तो एक फेस कट कर लेंगे तो कैसा होगा, वो एक सर्कुलर
अगर उसका देखा जाए तो उसका जो सामने से देखने पे सर्कुलर दिखेगा, बट वो ऐसे कर्व होगा पीछे, मतलब कुछ इस टाइप का, अगर समझिए तो पीछे से तो कर्व होगा, लेकिन ऐसे जब कट होगा तो ऐसे सर्कुलर भी तो आगे दिखेगा। तो ये जो रेडियस है, किसकी रेडियस, इट इज़ द रेडियस ऑफ, इट इज़ द सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर, मतलब इस जो फुटबॉल का जो कटा हुआ पीस है उसका जो सेंटर रहा होगा, सेंटर कहाँ रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा। तो फुटबॉल का सेंटर बिल्कुल सेंटर पे बीच पे लाई करेगा, तो वही क्या होता है, इसका भी सेंटर होता है, मतलब जिसका ये पार्ट है उसका सेंटर होगा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है यहाँ पे, और क्या आता है, यहाँ पे आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप समझ गए होंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, मतलब सी से पी के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, उसको हम आर से डिनोट करते हैं, उसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फोकस। फोकस क्या होता है, पॉइंट ऑन पी ए प्रिंसिपल एक्सिस, पी ए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑन पी ए प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट वेयर पैरेलल लाइट रे आर मीट आर अपीयर टू मीट, मतलब जब पैरेलल लाइट रे आएंगी, जब इसके पहले हमने बताया था ना, अभी इसके पहले बताया था सेकंड वीडियो में कि जब पैरेलल लाइट रे आती हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से, फोकस से पास होती हैं, इसीलिए मैंने उसको पहले ही समझा दिया आपको। ठीक है, तो पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल लाइट रे आर मीट आर अपीयर टू मीट, या तो वो मीट करती हैं या अपीयर टू मीट होती है, इसमें अपीयर टू मीट दिखाई देंगी, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा, ये मीट कर रही हैं, इसमें क्या होगा, ऐसे जाएंगे लेकिन वो लगभग फोकस से ही पास होती हैं, ऐसे जाएगी लगभग वो हम कह सकते हैं फोकस से पास होगी। तो ये चीज़ें जो दिखती हैं ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फोकस। ये कहाँ पे मीट होती हैं, फोकस पे मीट होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, और इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इस डायग्राम को एक बार हम बड़ा सा डायग्राम बनाकर उसमें सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। अगर हम इसके डायग्राम को अच्छे से समझें तो उसको भी आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि जब भी बात आती है डिस्टेंसेस की तो उसको हम कैसे यूज करेंगे उसको आप याद रखिएगा। सपोज दैट हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं अगर, तो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, एक साइड पॉलिश होती है, आउटर सरफेस में पॉलिश होती है, और इनर सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। यहाँ पे क्या होगा, इसका फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर होगा, ये पोल होगा। ये एम क्या होता है, एम इसका एपर्चर होता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये एफ और पी की, जैसे हमने भी बताया फोकस को क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, तो एफ और पी के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का जस्ट हाफ है, तो एक रिलेशन ये भी आ जाएगा, R इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F, मतलब जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वो फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है, या ये भी कह सकते हैं कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, आपको डायरेक्ट फोकल लेंथ गिवन रहता है, उसमें आपको रेडियस बताना होता है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, कभी कभी ये फार्मूला यूज़फुल हो जाता है आपके लिए, बाकी ये यूज़फुल तो है ही। ठीक है, चलिए, ये तो कॉनकेव मिरर की बात हो गई। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में भी यही लॉजिक होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में भी यही लॉजिक होता है। कैसे, अभी इसके बाद हम साइन कन्वेंशंस आगे पढ़ेंगे, अभी केवल आपको उसकी टर्मिनोलॉजी समझना है कि एफ क्या है, पी क्या है, आर क्या है, सी क्या है, एम एन क्या है, सारी चीज़ें अभी आप समझ लीजिए। इसके जो साइन कन्वेंशंस हैं जब लोग मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके जस्ट पहले हम पढ़ेंगे, ताकि आपको माइंड पे सेट रहे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है और हम ये कह सकते हैं दिस इज एम एन। अब इसका बताइए सेंटर किधर होगा, इधर तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऐसे कर्वेचर है, उल्टा है, तो जिधर इसका कर्व होगा उधर इसका
सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट बीच में क्या लाई करता है, फोकस लाई करता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एग्जाम में डायग्राम बनाइएगा तो ये चीज़ जरूर देखिएगा, नहीं तो आपका डायग्राम नहीं बनेगा, आप बनाते रह जाओगे। ठीक है, जब भी डायग्राम बनाना है तो पहले आप सेंटर को बिल्कुल ऐसा एज्यूम करिए जहाँ पे ये लगभग सेंटर आ रहा हो। देखिए ये ऐसे सर्कल हम ड्रा कर सकते हैं, या स्फीयर का सर्कल ड्रा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर कहीं यहीं आएगा। सेंटर को ऐसे नहीं कि इसके जस्ट पास रख दिए, सेंटर को ऐसे ड्रॉ करना है कि सेंटर जैसे दिखे। इसके बाद पोल यहाँ पे रहता है तो दोनों के बीच में, चाहे आप स्केल रखिएगा, बीच में ही एफ लीजिएगा, नहीं आप रे डालोगे तो फोकस कहीं और रहेगा, रे कहीं और जाएगी। ठीक है, ये पहले से आपको समझा दें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस इज पोल, ओके, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लिखा हुआ है। अब आपको मालूम है तो इसमें क्या होगा, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फोकल लेंथ कहाँ से होती है, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। इसमें भी r इज इक्वल टू 2f या f इक्वल टू r/2 होगा। ठीक है, सेम लॉजिक इसमें भी यूज होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में वही फिनोमिनाज यूज हो रहे हैं, बस चेंज ये हो रहा है कि एक की रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, लेफ्ट साइड है, एक की राइट साइड है, एक की इनर है, एक की आउटवर्ड है, बस इतना ध्यान देना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देन हम लोग आगे आते हैं कुछ और टॉपिक लेके। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट और भी है, कभी कभी कुछ कंफ्यूजिंग पूछ लेता है, उसको भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास हमने कुछ मिरर्स बना दिए, चलिए एक मिरर ये है, ये मिरर है, एक मिरर हमने ये बना दिया, एक मिरर हमने कुछ ऐसा बना दिया, और एक मिरर हमने ऐसा बना दिया। बताइए कॉन्वेक्स कौन है और कॉनकेव कौन है? 4 मिरर आपके पास हैं, 4 मिरर हैं। अब 4 मिरर में कॉन्वेक्स कौन है और कॉनकेव कौन है, ये आपको जज करना है। तो आपको बस एक ही लॉजिक याद रखना है कि जिस सरफेस में, जिस मिरर में आउटर सरफेस पॉलिश होती है और इनर सरफेस क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, तो वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। अब थोड़ा सा वही चीज़ देखिए, यहाँ पे आउटर सरफेस, ये तो आउटर सरफेस है। अब सर्कल जैसे यार स्फीयर बना होता है तो उसके बाहर का सरफेस तो यही होता है ना ये, और अंदर का सरफेस ये होता है। तो जिधर की तरफ मुड़ा हुआ है, इधर की तरफ मुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ वाला तो वो इनर सरफेस हो जाएगा। तो यहाँ पे इनर सरफेस पे क्या है, पॉलिश की गई है, यहाँ भी इनर सरफेस से पॉलिश की गई है, और आउटर सरफेस में क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे कॉन्वेक्स मिरर। आपको पता है कि आउटर सरफेस जब क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, और इनर सरफेस पॉलिश्ड होती है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब इसमें क्या है, आउटर सरफेस में अगर पॉलिश कर दी जाए, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाए, भले ही ये ऐसे बना है, इसको ऐसे भी बना सकते थे जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर। मतलब हम कह सकते हैं व्हेन आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इनर सरफेस इज क्या होती है, इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, दैट मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अभी स्टेटमेंट में ये सेंटेंस आ सकता है, स्टेटमेंट में भी दोनों सेंटेंसेस को बोल सकता है घुमा फिरा कर। तो आपको दोनों इमेजेस, इसका जो लॉजिक है पता होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हैं। अगर कहीं कहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो आप लोग कहोगे कि यहाँ पे ये डायग्राम तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़, अब हम लोग पढ़ेंगे रे फॉर्मेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम रे फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, रे फॉर्मेशन पढ़ने के बाद हम बाकी की चीज़ें आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हम कॉनकेव मिरर पे रे कैसे प्रोपोगेट करता है, चलता है, रे के साथ साथ उसमें क्या डायरेक्शन फॉलो करता है, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आके इंसिडेंट होता है तो किस डायरेक्शन पे जाता है, अगर पैरेलल आ रहा है तो किधर जा रही है रे, अगर एलॉन्ग टू फोकस आ रही है तो किधर जा रही है, अगर एलॉन्ग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रही है तो किधर जा रही है, सारे कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। यही सब कॉन्सेप्ट क्या होंगे आपको आगे इमेज फॉर्मेशन में भी यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रे फॉर्मेशन सीखेंगे।
अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है कि आप कह रहे होगे कि रे फॉर्मेशन और इमेज फॉर्मेशन। तो समझिए, जब रे फॉर्मेशन की बात आती है तो किसी हम सिंगल रे के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हम एक सिंगल रे से उस रे का क्या डायरेक्शन है, उस रे का क्या लोकेशन होगा, कहाँ पे वो इंसिडेंट होगी, कहाँ पे वो मीट करेगी, वो हम समझते हैं। ठीक है। और इमेज में हम कई सारी रेज को डालते हैं क्योंकि इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रेज की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग है रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। ठीक है। अब सबसे पहले हम सीखेंगे किसमें, कॉनकेव मिरर में। ठीक है। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, देन बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉनकेव मिरर में सबसे पहले हम रे डायग्राम सीखेंगे, कॉनकेव मिरर। ठीक है। कॉनकेव मिरर में सीखने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम फर्स्ट केस, क्योंकि इसमें 4 केस होते हैं, तो फर्स्ट केस ये है कि अगर कोई मिरर यहाँ पे सपोज दैट रखा हुआ है, ठीक है, अगर मिरर यहाँ पे प्लेस्ड है तो इसमें जब भी कोई लाइट रे, अब आपको समझ में आ गया। अब हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, आप समझ गए ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम इसको PA लिख देंगे। ठीक है। तो जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है, कहाँ पे, किसी मिरर पे, और कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर पे, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, ये होगा, इनके दोनों के बीच में फोकस होगा, ये दिखा दिए। अब हमें मालूम है कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस आती है कहाँ पे, मिरर पे, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। ये चीज़ आप समझ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो I=R का लॉजिक भी फॉलो हो रहा होगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये। यहाँ से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो मिरर पे जाके क्या बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है लेक्चर नंबर 1 या 2 में, आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ करेगी। तो नॉर्मल हमने पढ़ा है कि जब भी रिफ्लेक्शन का लॉजिक होता है तो नॉर्मल कितना होता है, 90 डिग्री पे। तो ये इस सरफेस पे MN के जो अपर्चर है उसमें C से लाइन जो पास होगी वो 90 डिग्री पे होगी। आने वाली रे क्या है, हम इसको IR बोल देंगे, इंसिडेंट रे। और ये जब यहाँ पे आएगी कितने एंगल पे आ रही है, I एंगल पे आ रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। क्यों, क्योंकि जितना I बन रहा है उतना ही R बनाते हुए ये इधर निकल जाएगी बाहर की तरफ। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। जितना I बना रही है उतना ही R बनाकर यहाँ से ये फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है। तो आपको फर्स्ट रूल यही याद करना है कि व्हेन लाइट रे इंसिडेंट अलोंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम फोकस। ठीक है। ये फोकस से पास हो गया, पास फ्रॉम फोकस। ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं, इसका स्टेटमेंट हम नोट कर लेते हैं। अ रे parallel to the principal axis, a ray parallel to the principal axis will passes through principal focus after reflection। ठीक है। यहाँ पे PA का मतलब आप प्रिंसिपल एक्सिस ही लिखना, प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं तो कुछ और समझ बैठोगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग आती है तो वो क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन
फोकस से पास होती है। ये फर्स्ट रूल है। ऐसे ही हमारे पास टोटल 4 रूल हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे बारी बारी से। दूसरा रूल ये होता है कि जब कोई लाइट रे फोकस के एलोंग आती है, ठीक है, फोकस के एलोंग आती है या फोकस से पास होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जस्ट इसका दूसरा रूल है, ठीक है, इसका दूसरा रूल होता है वो। ओके, आइए देखते हैं उसको भी। नाउ रूल नंबर 2। रूल नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास हो जाती है, ठीक है। रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है देन ऑफ कॉन्केव मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी कोई लाइट रे फोकस से पास होती है, फोकस के लॉन्ग पास होती है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये लाइट रे यहाँ पे क्या कर रही है, फोकस से पास हो रही है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट को डिनोट करते हैं कि कौन सा पॉइंट है, फोकस से, जब भी कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि सी से पास होने वाली, ये पोल होता है, सी से पास होने वाली जो लाइन होगी वो मिरर पे जब टच करेगी वो 90 डिग्री ड्रा करेगी। मतलब क्या है कि ये नॉर्मल होगी। सी से सारी लाइंस नॉर्मल ही ड्रा होती हैं, तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल जितना आई बनेगा उतना ही नॉर्मल से आर बनाकर ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा रूल नंबर 2 क्या कहता है कि व्हेन रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रूल नंबर 3 में आते हैं। रूल नंबर 3 में क्या होता है कि व्हेन रे पासिंग थ्रू द, यहाँ पे बस आपको लैंग्वेज एक ही रखना है, पासिंग थ्रू द कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस ये चेंज कर दिया गया। आप कॉन्केव मिरर विल इमर्ज, पैरेलल नहीं होगा यहाँ पे, विल इमर्ज, यहाँ से इतना सेंटेंस हमें हटाना पड़ेगा, विल इमर्ज क्या होगा यहाँ पे, रीबाउंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसी डायरेक्शन पे रीबाउंड हो जाए, क्योंकि जब आपकी रे नॉर्मल टू द नॉर्मल मिरर के नॉर्मल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी लाइट रे सी के अलॉन्ग आएगी, पहले डायग्राम हम यूज करते हैं, इसको नया डायग्राम बनाते हैं तो समझ में आएगा। जब भी लाइट रे किसके अलॉन्ग आ रही है, सपोज दैट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक, दिस इज पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। सपोज दैट कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग इंसिडेंट हो रही है, तो आपको मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग जब लाइट रे इंसिडेंट होगी तो नॉर्मल भी तो इसी के लॉन्ग जाता है। क्या होता है? नॉर्मल भी इसी के लॉन्ग जाता है। ये तो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल भी उसी के लॉन्ग है, तो यहाँ पे नॉर्मल से कितना एंगल बना, नॉर्मल से 0 एंगल बना। अगर नॉर्मल से 0 एंगल बन रहा है तो इंसिडेंट एंगल अगर I = 0 होगा तो R भी 0 होगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये लाइट रे जैसे गई है वैसे ही उसको आना पड़ेगा, मतलब उसी डायरेक्शन पे रीबाउंड हो जाती है। तो यहाँ पे सेंटेंस आप नोट कर सकते हैं, अ लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक, मिरर इज reflected back along same path आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग इंसिडेंट होती है तो वो क्या होता है कि उसी डायरेक्शन पे रीबाउंड हो जाती है। इसको हम रीबाउंड भी बोल सकते हैं। रीबाउंड मतलब उसी डायरेक्शन में लौट जाना, ठीक है। अच्छा, इसमें लाइट रे कैसे इंसिडेंट होती है ये भी एक वर्ड पूछ लिया जाता है। तो इसमें लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। अच्छा, प्लेन मिरर की अगर बात करते हैं, हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था कि जब भी प्लेन मिरर कुछ ऐसा होता है, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होती थी और ऐसे रिफ्लेक्ट होती थी, समझिएगा, ऐसे ये नॉर्मल होता था। फिर सपोज दैट लाइट रे थोड़ा सा और कुछ कम एंगल बना रही है, यहाँ पे आई इतना था,
कुछ कम एंगल बना रही, ऐसे बना रही है, तो आर भी तो कम हो गया होगा। और एक ऐसे टाइम आया कि लाइट रे इसी नॉर्मली जा रही है, तो नो एंगल, ये जैसे आई वैसे रिवर्स हो गई, मतलब रिबाउंड हो गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो उसी डायरेक्शन पे रिबाउंड हो जाती है, वापस लौट जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। राइट, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, रूल नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा, ये रूल नंबर 3 था। ठीक है, रूल नंबर 1 पैरेलल होता है, रूल नंबर 2 में फोकस से पास कराई जाती है लाइट, रूल नंबर 3 में हम क्या करते हैं, सेंटर से लाइट को पास कराते हैं। और रूल नंबर 4 में क्या होता है कि हम पोल से पास कराते हैं लाइट को। ठीक है, तो रूल नंबर 4 पे लाइन जो भी आएगी, इंसिडेंट रे आएगी, उसको हम पोल से पास कराएंगे, तो आपका रिफ्लेक्शन वो उसी डायरेक्शन पे वापस तो नहीं जाएगी, बट रिफ्लेक्ट होके वो दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। चलिए, रूल नंबर क्या था, 4। रूल नंबर 4 में क्या होता है, नोट कर लीजिए। पहले डायग्राम समझ लेते हैं, डायग्राम समझने के बाद आपको नोट करने में इजी रहेगा। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब यहाँ पे पोल पे, एट द पोल पे डायरेक्ट वो इंसिडेंट हो रही है लाइट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको मालूम है ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये यहाँ पर भी तो नॉर्मल का ही काम करेगा, आपको दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये सीधे यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है, जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर बना के ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप सेंटेंस नोट कर सकते हैं। व्हेन a ray incidents ऑब्लिकली, ठीक है, ऑब्लिकली अगर इंसिडेंस करती है टू द प्रिंसिपल कहाँ पे आ रही है, प्रिंसिपल पोल पे आ रही है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस पे डायरेक्ट ऑब्लिकली इसी में आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब क्या होगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली मेकिंग इक्वल एंगल, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से इज रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली बाय मेकिंग इक्वल एंगल। ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल। इसको आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। आपको जैसे लैंग्वेज समझ में आए, बेसिकली इसमें क्या है, डायग्राम को समझ में आना चाहिए, डायग्राम क्या है, कैसे उसको फॉर्म किया गया, बनाया गया है। तो राइट ले कोई भी रे है, अगर इंसिडेंस होती है ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली बाय मेकिंग इक्वल एंगल फ्रॉम नॉर्मल, उतना ही एंगल बनाकर वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर के 4 केस थे, चारों केस आपको इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ पे जब भी हम कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में आएंगे तो ये चारों केस में से 2 केस हमको लेने होंगे, क्योंकि कोई भी इमेज फॉर्म की जाती है, बनाई जाती है, तो उसमें कम से कम 2 रेज की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें एटलीस्ट 2 रेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से हम क्या करेंगे, इन चारों केस में से 1 या 2 को अडॉप्ट करेंगे, और दोनों को अडॉप्ट करने के बाद ही हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो एक बार हम इसको रिमाइंड करते हैं, देख लेते हैं फटाफट से। ये फर्स्ट मिरर, 2 मिरर, 3 and 4। ठीक है, फर्स्ट में क्या था, आपको मालूम है, सभी में पीछे पॉलिश होती है, सभी में पॉलिश कर दीजिए। अब इसको माइंड मैप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसी के हेल्प से आपको रे भी बनानी, डायग्राम इमेज बनाना आना चाहिए।
ठीक है। ये तो आपको पोल होता है, तो हमने फर्स्ट केस ये पढ़ा था, केस नंबर फर्स्ट था हमारा, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है, ये फोकस होता है, ये सी होता है, ये पी होता है। जब भी कोई लाइट रे फोकस के अलोंग पास होती है कहाँ पे, मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, तो ये हो जाता है, ये फोकस था, यहाँ पे सी था, ठीक है। जब भी कोई लाइट रे सी के अलोंग इंसिडेंट होती है तो वो उसी डायरेक्शन पर रिबाउंड होकर वापस लौट जाती है क्योंकि नॉर्मली आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट इज, जब भी कोई लाइट रे पोल के अलोंग आती है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस में ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है, तो वो उतना ही एंगल बनाकर वो दूसरे तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इसमें पोल का काम कौन करेगा, ये सीधी सीधी ये लाइन करेगी, सॉरी सेंटर का नॉर्मल काम कौन करेगा, ये लाइन सीपी लाइन करेगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चारों केस कैसे हैं, चारों केस को आपको बिल्कुल लर्न रखना है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे, देन इसके रे फॉर्मेशन पे भी आएंगे। रे फॉर्मेशन क्या होते हैं, इसके इमेज फॉर्मेशन क्या होते हैं, सारी चीज़ समझेंगे वन बाय वन। तो इसको अच्छे से कर लीजिए, सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जितना भी टर्मिनोलॉजी है ये बार बार यूज़ होने वाली है, हम बार बार बोलेंगे। रियल इमेज, इमेजिनरी इमेज, वर्चुअल इमेज और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है उनको आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा, तभी आगे समझ में आने वाला है। क्योंकि आगे जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे कि जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड सी, या इन्फिनाइट पे है, बियॉन्ड सी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन फोकस एंड पोल, सब ये बोले जाएंगे बार बार। तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं, पोल कहाँ है, फोकस कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पहले से ही क्लियर होंगी, तभी वहाँ पे आपको इमेज फॉर्मेशन में समझ में आने वाला है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके, थैंक यू।